शाहरुख खान मुंबई में स्थित टी सीरीज के ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने गणपति बप्पा का आशीर्वाद लिया। इस दौरान शाहरुख खान के साथ उनकी मैनेजर पूजा ददलानी भी मौजूद रही। एएनआई ने अपने एक्स अकाउंट से शाहरुख खान का बप्पा का पूजा अर्चना का एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में शाहरुख खान को अपनी कार से उतरकर टी सीरीज के ऑफिस के अंदर जाते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में शाहरुख खान ब्लू कुर्ता और व्हाइट पठानी सलवार में नजर आ रहे हैं। एक्टर भूषण कुमार से गले मिलने के बाद ऑफिस में बप्पा के मंदिर पहुंचते हैं, जहां पूजा ददलानी भगवान गणेश की आरती करती है। जिसके बाद शाहरुख खान बप्पा को फूल चढ़ाते हैं और आरती लेकर गणपति का आशीर्वाद लेते हैं। पंडित जी शाहरुख खान को प्रसाद के पैकेट भी देते हैं। राहुल गांधी एक माह में दूसरी बार छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। रायपुर पहुंचने पर सीएम भूपेश ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। मेफेयर रिजॉर्ट में नेताओं से चर्चा के बाद वे कार से बिलासपुर रवाना हो गए हैं। मुख्यमंत्री और कई नेताओं का काफिला भी उनके साथ जा रहा है। राहुल बिलासपुर से आवास न्याय योजना शुरू करेंगे। तखतपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इन संभाग में सबसे ज्यादा 25 विधानसभा सीटें हैं, इसलिए राजनीतिक दलों का फोकस यहाँ पर है। ईडी ने पीएफआई पर एक बार फिर शिकंजा कसने का काम किया है। जांच एजेंसी ने केरल में पूर्व पीएफआई कार्यकर्ताओं का परिसरों पर छापेमारी की है। ईडी ने 4 जिलों में तलाशी अभियान चलाया है, जिसमें त्रिशूर, एर्नाकुलम, मलप्पुरम और वायनाड शामिल है। फिलहाल छापेमारी जारी है। अगस्त में एनआईए ने भी मलप्पुरम में कई पीएफआई कार्यकर्ताओं के घर पर छापेमारी की थी। वेंगारा में ताइल हमजा, तिरूर में कलाते परम्बल यहूदी, तनूर में हनीफा और रंगतुर पड़िक्का परम्बल जाफर के आवासों पर छापे मारे गए थे। ये सभी प्रतिबंधित पीएफआई का हिस्सा था। उत्तर प्रदेश के संभल के हरसिंहपुर गांव में अंतिम संस्कार के बाद भोज का आयोजन करने पर हरसिंहपुर ग्राम पंचायत ने 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। उन्होंने उन लोगों पर भी 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जिन्होंने भोज में भोजन किया था। इसका मकसद अंतिम संस्कार के बाद बड़े भोजन की व्यवस्था करने के लिए परिवारों को कर्ज लेने से बचाना था। इस फैसले से गाँव के स्थानीय लोग उत्साहित है क्या मौत की रोटी न खाने। अच्छा, तो जुर्माना भी लगाया है इसको, मौत की रोटी खाने वालों पे क्यों लगाया है जुर्माना? यही है कि क्या पता किसी पे है ना है पैसे, और आदमी कर ही रहा है उधार पानी लेके, तो इससे ना खाना ही अच्छा है। सब लोग मान रहे हैं इस बात को? अब हमारे गांव में तो मान नहीं है, अब ये ना पता भैया और गांव के शुरुआत आपने कर दी है? हाँ। तो लेटर भी एक बनाया है इसका, दस्तखत कराए लोगों से उस पर।
उत्तर प्रदेश स्थित केसरगंज लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने आगामी आम चुनाव में अपना टिकट काटने का सवाल पर अहम प्रक्रिया की थी। राजधानी लखनऊ के करीबी बरमबागी में एक कार्यक्रम के दौरान जब पत्रकार ने बीजेपी सांसद से टिकट काटने का सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, कौन कटवा रहा है मेरा टिकट, क्या आप काटेंगे? बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि वह फिर से चुनाव लड़ेंगे। दरअसल हुआ ये बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह बाराबंकी के केडी सिंह बाबू स्टेडियम पहुंचे थे, जहां पत्रकारों ने उनसे लोकसभा चुनाव को लेकर सवाल पूछा लिया। पत्रकारों ने कहा कि क्या आपका टिकट कट रहा है, तो क्योंकि सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। इस बार बीजेपी सांसद ने रैप जताते हुए पूछा कि कौन कटवा रहा है मेरा टिकट, बताइए, आप कटवा सकते हैं तो कटवा लेना। उन्होंने कहा, क्या आप काटेंगे टिकट? टिकट मिल रहा है। कौन काट रहा है उसका नाम बताओ। बृजभूषण जी काटोगे आप? नहीं, सोशल मीडिया में काफी काम चल रहा है। काटोगे आप? आपका नाम नहीं है उसमें। काटोगे? बृजभूषण जी काट पाओ, काट लेना। अखिलेश यादव कह रहे हैं संसद जी आपका टिकट नहीं कटने वाला है फिर जी हमारे हो गया भैया, आपके हाथ में हो तो काट देना, छोड़ो। जो बोलवाना चाहते हो हम नहीं बोलेंगे। चलो, पठान सवाल पूछने से क्या फायदा है? पठान सवाल पूछने से क्या फायदा? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमान प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को आगामी लोकसभा चुनाव में वायनाड के बजाय हैदराबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती दी, जिस पर बीजेपी नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मेयर कविंद्र गुप्ता ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर असदुद्दीन ओवैसी ने राहुल गांधी को चुनौती दी है तो उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए और वह एक राष्ट्रीय नेता है, वह कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। वह एक राष्ट्रीय नेता है और कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, ओवैसी साहब ने चैलेंज किया है, अच्छी बात है। राहुल गांधी एक राष्ट्रीय नेता है, कहीं से भी लड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चैलेंज है या ऑफर है, एक जो उन्होंने कहा है तो सही बात है, लड़ना चाहिए क्योंकि राष्ट्रीय नेता हैं। लेकिन उनका ये भी कहना है कि बीजेपी लीडर जो है ये लगातार कह रहे हैं कि 2 जो एमपी हैं उन्होंने अगेंस्ट वोट दिया है वुमन रिजर्वेशन के। मैं ये सबसे ये कहना चाहता हूँ कि इंटायर जो कांग्रेस है, बीजेपी है, समाजवादी पार्टी, ये सब एक साथ मिले। देखिए, मैं अकेले पीएम के खिलाफ, मतलब अकेले ही लड़ रहा हूँ, ये सब ये पीएम के खिलाफ लड़ना नहीं है, ये महिला सशक्तिकरण के खिलाफ लड़ना है। तो पूरा देश, अब आदरणीय मोदी जी ने स्पेशल सेशन में इस प्रकार के बिल लाए हैं, तो स्वाभाविक बात है कि इस पर पूरा देश इसका समर्थन करेगा ही और करना भी चाहिए। क्यों पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 107वीं जयंती पर देश उनको नमन कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर लखनऊ के केसी विद्यालय पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने का साथ ही उनको नमन किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पंडित दीनदयाल के सपने को पीएम नरेंद्र मोदी सरकार पूरा कर रही है। उनके दर्शन पर ही स्वास्थ्य बीमा पर कवर देने का काम किया जा रहा है। उनका दर्शन सरकारों के लिए मार्गदर्शिका है। केंद्र में आज के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9.5 वर्ष के दौरान जो भी कार्य हुए हैं, इसके पीछे भी प्रेरणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का संकल्प है। हर गरीब के, हर नौजवान को काम, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी का यह संकल्प हमें उन सभी कार्यों को करने की एक नई प्रेरणा प्रदान करता है जिसकी पहले कोई कल्पना ही नहीं करता था। आप अनुमान करिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को नशीली दवाओं के खिलाफ राज्य सरकार के अभियान के तहत सिरसा में एक साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाई। इस अभियान का नाम साइक्लोथॉन फॉर ये ड्रग फ्री हरियाणा है। नशा मुक्त हरियाणा के संदेश के साथ साइक्लोथॉन 25 दिनों की अवधि के लिए राज्य के सभी 22 जिलों में घूमेंगे। खट्टर ने कहा, युवाओं को सकारात्मक दिशा में आगे ले जाना होगा।
केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय आज रायपुर पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते राज्य सरकार पर हमला किया और कहा कि छत्तीसगढ़ में परिवर्तन होगा। किसानों को धोखा दिया जा रहा है, यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जो विकास हो रहा है वह जनता के पैसे से हो रहा है। मोदी सरकार सीएम भूपेश बघेल किसानों को लूट रहे हैं। जिस तरह से केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू किया जा रहा है, इस बार छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनाएगी। परिवर्तन होना है, किसानों के साथ वादा खिलाफी की है। यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है। यहाँ जो विकास हो रहा है वह मोदी सरकार के पैसों से हो रहा है। बहुत सारी योजना, चाहे वह सौभाग्य योजना हो, जनधन खाते का मामला हो, चाहे मातृ वंदना योजना हो, चाहे यहाँ उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया गया हो, यहाँ किसानों का एमएसपी बढ़ाया गया है। 2203 रुपये यहाँ केंद्र की सरकार मोदी सरकार देती है, 600 रुपये मात्र यहाँ भूपेश सरकार देती है। और झूठ बोलने में महारत हासिल किए हुए श्रीमान भूपेश जी लगातार किसानों को ठग रहे हैं। महिलाएं यहाँ सुरक्षित नहीं हैं, अपने विधायकों को भी वो सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। और यहाँ जिस प्रकार के केंद्र सरकार की योजनाओं से रेल की परियोजनाएं, सड़क की परियोजनाएं या अन्य परियोजनाएं चल रही है, छत्तीसगढ़। गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत रनो ने सोमवार सुबह मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में श्री महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर मंत्री रनो बाबा महाकाल की भस्म आरती में भी शामिल हुए। भस्म आरती यहाँ ये एक प्रसिद्ध अनुष्ठान है। यह ब्रह्म मुहूर्त के दौरान सुबह लगभग 3 बजे से 5:30 बजे के बीच किया जाता है। मंत्री करीब 2 घंटे तक मंदिर परिसर में रहे। इस दौरान वह नंदी हाल में बैठकर भगवान शिव की पूजा करते नजर आए। पूजा करने के बाद रनो ने ये नई से कहा, बाबा महाकाल से एक अलग ही लगाव है जो पूजा करने के लिए अपनी ओर आकर्षित करता है। मैंने प्रार्थना की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में देश के प्रधानमंत्री बने। बाबा महाकाल का आशीर्वाद गोवा के लोगों पर बना रहे और राज्य का विकास हो। देश के लिए क्या कामना किया? नहीं, मैं कामना की इधर बाबा महाकालेश्वर और इनकी अलग तरीके से एक भावना जुड़ी है और एक खींच लाती है आपको इधर दर्शन लेने के लिए। मेरे एक ही कामना है कि मोदी जी वापस एक बार 2024 में देश के प्रधानमंत्री बने। गोवा की जनता को भगवान महाकालेश्वर की आशीर्वाद रहे, गोवा की प्रगति हो, गोवा की जनता की प्रगति हो और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस एक बार 2024 में देश की नेतृत्व करे। यही मेरी एक कामना हमेशा रहती है। यही आज बाबा महाकालेश्वर के दरबार में आके प्रार्थना की। अच्छा लगा इधर आके कि ये खींच लाती है हमें और जितने बार आओ कम लगता है। तो मुझे लगता है कि बाबा महाकालेश्वर की एक अलग तरीके से आशीर्वाद मोदी जी के साथ रहेगी और देश में वापस उनका नेतृत्व आ जाएगा। देश का अलग तरीके से प्रगति के रास्ते पे चल जाएगा।